नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। आज पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। इस ड्राई रन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 4 राज्यों में वैक्सीनेशन के ड्राई रन से जो फीडबैक मिला उससे शनिवार के ड्राई रन की गाइडलाइंस में शामिल किया गया है। ड्राई रन के प्रोसेस में वैक्सीनेशन के अलावा 4 और स्टेप्स शामिल किए गए हैं। इनमें पहला है बेनिफिशियरी यानी जिन लोगों को डमी वैक्सीन लगाई जानी है इसकी जानकारी। दूसरा है जहां वैक्सीन दी जानी है उस जगह की डिटेल। तीसरा है मौके पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और चौथा है वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल और रिपोर्टिंग की जानकारी अपलोड करना। ड्राई रन में पहले लिस्ट में शामिल किए गए कुछ लोगों को डमी वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए जरूरी इंतजामों का रिव्यू किया जाएगा। इससे असली वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली संभावित कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वैक्सीनेशन की हर साइट पर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज 25 बेनिफिशियरी को चुनेगा। हर सेंटर पर 3 कमरे होंगे। पहला कमरा वेटिंग के लिए होगा। इसमें हेल्थ वर्कर की पूरी जानकारी का डेमो मिलान किया जाएगा। दूसरे कमरे में वैक्सीन लगाई जाएगी, दी जाएगी। तीसरे कमरे में वैक्सीन लगाने वाले को 30 मिनट तक रखा जाएगा ताकि उसे कोई परेशानी होने पर इलाज मुहैया कराई जा सके। ड्राई रन में ये बेनिफिशियरी हेल्थ वर्कर्स ही रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो बेनिफिशियरी का डेटा कोविन ऐप पर अपलोड करें। ये वैक्सीन की डिलीवरी और मॉनिटरिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद कोविन उपयोगी हो पाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 2,360 पार्टिसिपेंट्स को नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट में और 719 जिलों में 57,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी राज्य में 104 नंबर पर डायल करके हासिल की जा सकेगी। पंजाब में सिर्फ पटियाला में ये ड्राई रन किया जाएगा। यहाँ पटियाला में 3 सेंटर पर 2 और 3 जनवरी को ड्राई रन किया जा रहा है। ये सेंटर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सद्भावना हॉस्पिटल और चतारण का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने ये जानकारी दी है। हरियाणा में पंचकुला में ही ड्राई रन चलाया जाएगा। पंचकुला जिले में वैक्सीनेशन की 4 साइट्स तैयार की जा चुकी हैं जहां ड्राई रन किया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सूरज भान कंबोज ने ये जानकारी दी है। पंचकुला के सेक्टर 4, 8 और कोर्ट परिसर और रायपुर रानी में डमी वैक्सीन प्रक्रिया शुरू की गई है। अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य और गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में पहुंचकर डमी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया है। जो हमारे दोनों फ्रंटलाइन वर्कर्स का डेटाबेस है वो बकायदा अपलोड कर दिया गया है। जो उनका कोविन सॉफ्टवेयर है उसमें बकायदा वो डेटाबेस जो है वो जो अपलोड करना है वो कर दिया गया है। सर, अभी हरियाणा में कोविड की स्थिति हाल ही की क्या है सर? आप उसको कैसे देखते हैं? जो लगातार कोविड के मामलों में जो कमी आ रही है कैसे देखते हैं? कितनी स्थिति क्या है अभी कोविड की? देखिए, ऐसे है कि आपने आप लोग रोज सुन भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के बुलेटिन्स भी आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं, ICMR है, एक ही चीज कही जा रही है कि आज के दिन एटलीस्ट जैसे हमारी स्टेट में और आसपास के एरियाज में कोविड जो है वो काफी कंट्रोल्ड लेवल पे है। आप देख रहे हैं अब तो 300 से भी कम केसेस आ गए हैं और जो हमारा फर्टिलिटी रेट भी है वो 1.1 पे ही मेंटेन हो रहा है। तो स्थिति काफी कंट्रोल में है। लेकिन ये इस चीज को देख के किसी प्रकार की भी कोई कॉम्प्लेसेंसी नहीं हो सकती क्योंकि एक मिनट ऐसे है कि मेन चीज ये है कि कहीं पे भी आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूं जो आप पूछ रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो जब भी वहां पर कर्व प्लेटोइंग होती है, फ्लैट होता है कर्व, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा दोबारा से इनडिस्क्रिशन, इनडिसिप्लिन और सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको छोड़ दिया जाता है तो दोबारा से जो ये स्थिति है वो बिगड़ सकती है, दोबारा से केसेस आ सकते हैं। सो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट आप पिछले 3, 4, 5 दिन से अगर सारी डिस्कशंस भी देख रहे हैं जो टीवी पे आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, उसमें सभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि इवन वैक्सीन लगाने के बाद भी जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, खासकर मास्क लगाना है
और जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए किसी प्रकार की भी, ये जरूर है कि एक प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी, एंड बाय जब एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन चेन जो है उसमें ब्रेक होगा। एक नए संक्रमण की भी चर्चा है, एकदम कितने तैयार हैं, हमने उसको लेकर किस तरह से आगे? देखो, हमने तो इमीडिएटली, क्योंकि जब फ्लाइट्स बंद हुई हैं उससे पहले जितने लोग भी हरियाणा में, यूके या जो किसी और जगह से इस प्रकार ट्रेवल किए हैं, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से हमारे पास जो भी नेम्स और एड्रेसेस आए, इमीडिएटली हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल सर्जन्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके सबकी टेस्टिंग भी जो है करवाई है। उसमें से कुछ 3-4 ऐसे लोग थे जिनको पॉजिटिव पाया गया, फिर उनका आगे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। उनमें भी एटलीस्ट आगे 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो कि इस नए स्ट्रेन से थे, लेकिन वो 3 लोगों की जो हमारे पास न्यूज आई थी, उनमें से वो पहले से ही LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में थे एडमिटेड, चाहे उनका एड्रेस हरियाणा का था, लेकिन वो एडमिटेड LNJP हॉस्पिटल में थे। लेकिन हमने सभी लोग जो हैं, जो बाहर से आए हैं और जो भी ट्रैक कर पाए हैं, ऑलमोस्ट 70-80%, 85% ट्रैक भी हो गए हैं, उन सबकी हमने टेस्टिंग इमीडिएटली करवाई है। और टेस्टिंग करवाने के बाद जो नेगेटिव आया है, फिर भी उनको आइसोलेशन में रख के उनके ऊपर जो एक सर्विलेंस है, क्योंकि शुरू से देखो ये सर्विलेंस तो ऑलमोस्ट फरवरी-मार्च के महीने से, जिस टाइम पे ये सारी एविएशन सेक्टर बंद होना शुरू हुआ था, तभी से जो लोग बाहर से आ रहे थे और ट्रेवल करते थे, मूवमेंट होती थी, सर्विलेंस तभी से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। तो इसको और ज्यादा, क्योंकि ये तो नंबर्स कंपैरेटिवली बहुत लिमिटेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको सर्विलेंस में डाला गया है। पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता बूटा सिंह का 86 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नेहरू गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे बूटा सिंह ने अपने समय में गृह, कृषि, रेल, खेल मंत्री और अन्य विभागों का कार्यभार संभाला था। इसके अलावा वो बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल चुके थे। वर्ष 1977 में जनता पार्टी की लहर के चलते कांग्रेस जब बुरी तरह से हार गई थी और इसके बाद पार्टी विभाजित भी हो गई थी, तब बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के इकलौते राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कड़ी मेहनत की और फिर बाद में पार्टी को 1980 में फिर से सत्ता में लाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। बूटा सिंह के परिवार में पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 21 मार्च 1934 को पंजाब के जालंधर के मुस्तफापुर गांव में जन्मे बूटा सिंह 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, बूटा सिंह जी एक अनुभवी प्रशासक थे। गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने मजबूती से आवाज उठाई। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। हरियाणा के उचाना में ई दिशा केंद्र की एक महिला कर्मचारी ने जो MTS के पद पर काम कर रही थी, उसने गुरुवार रात आत्महत्या कर ली। खटकर निवासी MTS भतेरी देवी ने आत्महत्या करने से पहले 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। इसमें भतेरी देवी ने आरोप लगाया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जो फर्जी लाइसेंस बनाने के गोरख धंधे में लंबे समय से लिप्त है। इसके साथ ही भतेरी देवी ने सुसाइड नोट में लिखा है कि ई दिशा केंद्र में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता था। भतेरी देवी ने अपने सुसाइड नोट में ई दिशा के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उसने आरोप लगाया है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसके बिना जानकारी के ही उसका यूजर आईडी का प्रयोग कर कैश की स्लिप काटी जाती रही। साथ ही उसने सहयोगी कर्मचारियों के यूजर आईडी की जांच की मांग भी सुसाइड नोट में लिखी है। सुसाइड नोट में उसने बाहरी लोगों का भी जिक्र किया है, जिससे लगता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क इलाके में फैला हुआ है। आमतौर पर ई दिशा केंद्र के कर्मचारियों को अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं ताकि उनके पास अपने अपने काम का ब्यौरा रहे। भतेरी देवी ने इस सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि लर्निंग लाइसेंस सुखदेव नाम का एक शख्स तैयार करता था। लर्निंग लाइसेंस के लिए फोटो फोन पर ही मंगवाई जाती थी और मन्नू नाम का एक कर्मचारी बिना कार्यालय आए ही कंप्यूटर टेस्ट करवा लेता था। ये लोग फोन से फोटो लेकर लर्निंग तैयार करवाते थे। सुसाइड नोट में भतेरी देवी ने प्रशासन से अपील की है कि अर्जुन, मन्नू, सुखदेव और अतुल के यूजर आईडी का निरीक्षण कराया जाए।
भतेरी देवी ने ई केंद्र में बनने वाले लाइसेंस पर सवाल उठाया है और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। अपनी मौत का कारण भी भतेरी देवी ने इसी गोरख धंधे को बताया है। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि लाइसेंस बनवाने के लिए उससे नकली कागजात बनवाने के लिए दबाव बनाया जाता रहा था। भतेरी देवी की मौत के बाद से खटखट निवासी उनके पिता दिनेश सदमे में है। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गई है। इधर महिला कर्मी के सुसाइड के बाद उचाना का ई दिशा केंद्र शुक्रवार को बंद रहा। ई दिशा केंद्र के दूसरे कर्मचारियों का हस्ताक्षर युक्त एक पत्र भी मिला है। ये पत्र 21 अक्टूबर को लिखा गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि भतेरी देवी के काफी दिनों से अनुपस्थित रहने पर वो काफी चिंतित हैं। हालांकि दूसरी ओर एसडीएम डॉक्टर राजेश ने इस मामले पर सफाई पेश की है। कहा है कि आत्महत्या करने वाली महिला कर्मचारी ई दिशा केंद्र अंत्योदय सरल केंद्र की कर्मचारी है, ना कि एसडीएम ऑफिस की, और ऐसे में उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है। इस मामले की निष्पक्ष जांच में वो पूरा सहयोग भी करने को तैयार है। कोई भी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वो खुद कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने महिला कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने की घटना पर दुख जताया है। बहरहाल एसडीएम और 12 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पानीपत में एक 23 साल के युवा की ऑनर किलिंग के लिए हत्या कर दी गई। पानीपत के भावना चौक पर नीरज नाम के एक युवक को 12 बार चाकुओं से गोदकर मौत की नींद सुला दिया गया। नीरज ने 1.5 महीने पहले ही अपने पड़ोस की एक युवती से शादी की थी। नीरज ने अंतरजातीय लव मैरिज की थी और इसी से लड़की के घर वाले नीरज से नाराज चल रहे थे। नीरज के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि युवती के भाइयों ने नीरज को फोन कर बुलाया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। शरीर पर चाकुओं के 12 निशान पाए गए हैं। लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने शव को शव गृह में भिजवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वधवा राम कॉलोनी का 23 साल का नीरज नगर निगम कार्यालय के पास पालिका बाजार में सेल्समैन का काम करता था। नीरज ने 1.5 महीने पहले अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल नाम की एक लड़की से लव मैरिज की थी। शादी पानीपत कोर्ट में की गई थी। इससे कोमल के पिता कश्मीर सिंह और 2 भाई अजय और विजय खुश नहीं थे। वो पहले भी कई दफे इस मामले में नीरज के भाई जगदीश पर हमला कर चुके थे। नीरज के परिवार ने इस मामले में जिला थाना पुलिस में शिकायत भी दे रखी थी। आरोप है कि जिला थाना पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। कुछ दिन पहले कोमल के ममेरे भाई पवन ने नीरज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। शुक्रवार रात करीबन 8 बजे आरोपियों ने नीरज को फोन कर भावना चौक पर बुलाया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इससे नीरज की मौके पर ही मौत हो गई। नीरज की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सिटी थाना पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। नीरज अपने परिवार में 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। नीरज के भाई जगदीश ने बताया है कि आरोपी लगातार उन पर हमले कर रहे थे और इस मामले में एसपी को शिकायत भी दी जा चुकी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही वजह है कि नीरज की हत्या कर दी गई। अब परिवार वालों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।